नाजरीन आदाब, जेके खास में आपका खैर मकदम। आज एक और ख़ास मौजू पे बात होगी। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। जी हाँ नाजरीन, कल जिस तरह के हालात बने 3 दिन की बारिश के बाद, उसके बाद से एक बहस शुरू हो गई कि क्या हम सैलाब जैसी तबाहकारियों, कुदरती आफात के लिए तैयार हैं। इसी मौजू पे आज बात होगी और हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान जुड़े हैं। जो एक मेहमान हमारे हैं वो इंजीनियर एजाज रसूल हैं, जो माहिर माहौलियात है और ख़ास तौर पे आबी वसाइल पे इनकी नज़र है। हमारे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद सलीम बेग, जो इंटैक्ट जे&के चैप्टर के हेड है, कई अहम ओहदों पे फाइज रहे हैं। सलीम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कई अहम ओहदों पे फाइज रहे हैं, कंजर्वेशन के ताल्लुक से मुसलसल काम कर रहे हैं और सैलाब की तबाहकारियाँ जो 2014 में हुई उस पर भी एक मुफस्सल रिपोर्ट इनकी है और उस पर काम भी करते रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड ज़ीरो से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन भी होंगे। पहले शुरुआत करेंगे रखे अरत में। आज हमारे जो नुमाइंदे हैं आबिद हुसैन, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। शुरुआत इसी रिपोर्ट से। रखारत बेमना में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं इस कॉलोनी की। ये जो पूरी कॉलोनी है पानी में आ चुकी है और लोग सरापा एहतजाज है। इंतजामिया के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना था कि वो लगातार इंतजामिया के पास गए थे, इंतजामिया को इंतबा दी थी कि इनके जो शिकायत है इन्हें यहाँ पे लाया गया है और कभी भी इनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो मेरे साथ आए, हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और इन लोगों से बात करेंगे कि लोग कहना क्या चाहता है। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है सैयद अहमद जैलदार सर। सैयद साहब क्यों कर रहे हैं आप ये प्रोटेस्ट? हम इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 1 घंटे से पूरा कॉलोनी कल पूरा भरा हुआ पानी से। हमने आज तक हर किसी साहब को बोला, वी साहब को बोला, हमने डिविजन कमिश्नर साहब को बोला, लावड़ा यहाँ पे हमारे सामने है उनको बोला, आज तक हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे जो बच्चे थे हमने उसको निकाला, पता नहीं वो बच्चे कहाँ पे, हमारे बच्चे अभी कहाँ पे हैं। हम A3 की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट A3 भी बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त प्रेजेंट जो है अभी A3 की हालत, हमने बहुत बार बोला लावड़ा को, हमने बहुत बार वी साहब को बोला। वी साहब बोल रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम को क्यों लाया गया यहाँ पे, हमको यहाँ क्यों लाया गया? अगर लावड़ा बोल रहे हैं कि वी साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, वो लाया क्यों गया यहाँ पे हमको? अच्छा मुझे बताइए कितनी परेशानी होती है, क्योंकि पानी कल से है यहाँ पे, कितनी परेशानी होती है? आप खुद देख सकते हैं कितना परेशानी है। बच्चे नहीं कहाँ पे, बच्चे नहीं पता कहाँ पे है। जिनको पानी आ गया उनको पता है परेशानी हमारे पता नहीं कहाँ पे। जिसको जख्म पता है परेशानी क्या होता है, जिसको जख्म लगे उसको दर्द पता है दर्द क्या है। उनके पास से टीम वो देखने के लिए नहीं है। अपने घर में जो बर्तन नहीं है, बिस्तर नहीं है, बच्चे नहीं है, खुद पता नहीं। 2014 से लगातार गए, साल में दो बार जा 3 बार जाते हैं। फ्लड आते हैं, हर साल आता है ये फ्लड। आज ही नहीं आया फ्लड, हर साल आता है ये। वो काम हिसाब कर रहे हैं जहाँ कोई रहता नहीं वो काम वहाँ करते हैं। बोलते हमारे लिए फंड्स नहीं है, धोखा देते हमको बहुत। आप देखिए हमारे घरों में अभी हमारे मतलब यहाँ मकान भी नहीं है। आदों का यहाँ ये कवाटर है, शेड, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं। इतना पानी वहाँ घुसा है, आप यहाँ खुद भी देख सकते हो। और यहाँ लावड़ा कुछ नहीं कर रही है। खुदा की कसम हम यहाँ तंग आके बोल रहे हैं कि हमें वापस अपने ले जाए। इंजीनियर एजाज साहब और सलीम साहब, आप दोनों का खैर मकदम। एजाज साहब आपसे शुरू करूंगा। रखे अरत तो एक आपका फेवरेट मौजू रहा है क्योंकि अभी पनागाहों के ताल्लुक से जो कुछ हुआ, लेकिन सवाल वही, क्या 2014 के सैलाब के बाद हमने कुछ सबक सीखा? जो मिटिगेशन मेजर्स थे, ऐसी आफात से निपटने के जो इंतजामात करने थे, उस पर कितना काम हुआ? हालांकि हमारे पास एक बड़ा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। सवाल यही, आपसे शुरू करेंगे। ऐसा है कि रखे अरत जो बेसिकली है ये एक फ्लड प्लेन है और पहले ही जो डिसीजन गवर्नमेंट का ये था कि डल के डवेलर्स को वहाँ शिफ्ट किया जाए, तो लाजमी ये था कि पहले इस कॉलोनी को पूरी तरह मुरतब किया जाता, इसमें फ्लड ना आने के तमाम जो मराहिल थे वो तय किए जाते, फिर उसमें
जो भराई करनी थी और जिस तरीके के डिजाइन के हाउसेज होने थे ताकि क्रैक ना हो और पानी ना आ सके, वो सब होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है ये बहुत छोटे छोटे फेजेस में हुआ, लोगों को दल से निकाला गया और वहाँ जो प्लॉट दिए गए न वहाँ कोई सहूलियतें नहीं थी, न वहाँ कोई सिविक कम्युनिटीज थी। तो शुरू से ही ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है और अभी तक भी वहाँ कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया है कि ये कॉलोनी एक सेफ कॉलोनी रहे जब जहाँ तक के फ्लड का ताल्लुक है। अब ये तो जाहिर है कि जब भी फ्लड आएगा और हर दफा आएगा, जरूरी नहीं कि 2014 की इंटेंसिटी का ही फ्लड आए, वो तो 100 साल में एक दफा आता है, उसकी फ्लड फ्रीक्वेंसी 100 साल की होती है। लेकिन छोटे बड़े फ्लड 20 इयर्स इंटरवल के बाद जो आते हैं या 25 साल के इंटरवल के बाद आते हैं, वो तो आते रहेंगे। और जैसे अभी हमने देखा कि 15-20 घंटे की इंटेंसिव रेनफॉल के बाद एकदम से जो श्रीनगर सिटी है वो फ्लड जोन में चली गई। फ्लड डेंजर लेवल के ऊपर पानी जो है वो अभी भी फ्लड जोन के ऊपर ही है रामोशी बाग में। और उसमें नीचे बेमिना की तरफ कुछ ब्रीचेस भी हुई, जो वहाँ खुमानी चौक वगैरह है वहाँ ब्रीचेस हुई और जिसकी वजह से पानी जो है वो कॉलोनीज में घुसा और रखियारत में भी जाहिर है कि वहाँ पानी चढ़ेगा और इस वजह से इन लोगों को बहुत मुश्किलात जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। और जब किसी के घर में ऐसे पानी आ जाए तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये तो फ्लड का एक जाहिर तरीका है। सवाल बड़ा रखियारत से हमने शुरू किया, सवाल बड़ा कि क्या हमने 2014 के बाद कुछ सबक सीखा? देखिए 2014 के फ्लड के बाद जो हमने इकदामात इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में लिए, सबसे पहले उन्होंने ड्रेजिंग की श्रीनगर सिटी के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एरियाज में। वो ड्रेजिंग बिल्कुल बेकार गई क्योंकि वहाँ ड्रेजिंग करने का कोई फायदा ही नहीं। हमारा जो ये बेसिन है झेलम का, ये एक कप शेप बेसिन है, एक उसमें डिप्रेशन आती है श्रीनगर के अंदर, तो वहाँ जितना भी ड्रेज किया गया तो ऊपर से सिल्ट आके उसको भरती रही। ये ड्रेजिंग 1903 से शुरू हुई थी जब महाराजा के वक्त होते थे और उसके बाद 1960 में इरिगेशन वालों ने 2 ड्रेजेस भी लगाए थे सोपोर और बारामूला में, जहाँ के ड्रेजिंग होती थी वो एक्स्ट्रा मिट्टी निकाली जाती थी। 1986 से लेकर 2012 तक ये ड्रेजिंग बंद हो गई क्योंकि जो ड्रेजर्स उनके पास थे वो काम करना उनका बंद हो गया, उनका डिजाइन पीरियड खत्म हो गया। ये जो 26 साल की सिल्ट वगैरह आती रही, ये दरियाए झेलम को भी भरती रही और वुलर की लेक को भी भरती रही। वुलर की तकरीबन 20 से 30% वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी जो उसकी पानी समाने की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। वो हमने वुलर प्रोजेक्ट के अंदर बाज़ाब्ता देखा और उसको अब ड्रेज किया जा रहा है कि उसको रिकवर किया जाए, लेकिन अभी नहीं हुई है। इस वक्त भी वुलर की जो लेवल है वो बढ़ रही है आजकल के गेज के रीडिंग के मुताबिक। तो जो भी इकदाम करने थे, इन्होंने एक फेज 1 का प्रोजेक्ट लिया इरिगेशन वालों ने, उसमें कुछ काम इन्होंने किए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के काम किए। अब फेज 2 उसका अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि फ्लड की पूरी जानकारी देखने के बाद और फ्लड का पूरा इंतजाम करने के बाद झेलम तवी रिकवरी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसका कि अभी DPR ही बना है और उस पर अभी काम नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक हॉलिस्टिकली तमाम रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरीज को उसके जिम्मन में ना लाया जाए और वो प्रोजेक्ट की अमल दरामदी ना हो, तब तक ये ऐसी जो मुश्किलात हैं वो आएंगी। श्रीनगर के इलाके डूब गए, धमना डूब गया, जालडगर में पानी गया, कई इलाकों में सड़कें पानी के नीचे हो गई। तो ये तो 24 घंटे का हाल है। तो अगर 2-4 दिन 5 दिन बारिश होती या अगर कोई क्लाउड बर्स्ट होता तो फिर बहुत ही खराब हालात होते। तो रखियारत में सबसे ज्यादा इस वास्ते पड़ रहा है। एजाज साहब आपको रोकना चाहूंगा, सलीम साहब को लेना चाहेंगे, इसके आगे बात होती रहेगी आपके साथ, आप बने रहेंगे। सलीम साहब, आपकी एक प्रेजेंटेशन भी मैंने देखी थी, मुझे बताइएगा सवाल वही कि कितने तैयार हैं हम, एक तो सैलाब के ताल्लुक से और दूसरा सिस्मिक जोन 5 में है हम, और एक रिपोर्ट हाल ही में जो आई, जो हमारे खतरात हैं वो सिर्फ फ्लड से नहीं है, वो हमारे जलजले जो यहाँ आते हैं, जलजला यानी यहाँ पे खतरात जलजले के भी हैं और इंसानी बस्तियाँ ख़ास तौर पे। और उसके बाद जो रिपोर्ट आई अभी वर्ल्ड बैंक की मैंने देखी, उसमें यह है कि यहाँ पे ज़्यादा बस्तियों पे असर होगा और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी उस पे असर होगा। क्या कहेंगे आप?
ये जो डिजास्टर्स हैं, यहाँ 3 तरह की डिजास्टर्स हैं कॉमनली। एक तो फ्लड की बात अभी जैसे एजाज साहब भी कह रहे थे, अर्थक्वेक की बात आप कह रहे हो, फायर तीसरा हैजर्ड है, फायर भी सब्सटेंशियल हैजर्ड। इसमें समझने की बात ये है कि ये होलिस्टिकली डील करना है सब्जेक्ट। हमने हमेशा इसको ऑन कैंपस ट्रीट किया। श्रीनगर में सैलाब आया, दाएं बाएं लखत में सैलाब आया, सुबल में सैलाब आया, बंद बना दो। हमने हमेशा इसको एक इंजीनियरिंग एंगल से देखा है। फ्लड बुनियादी तौर पर एक पहलू है इंजीनियरिंग का, ये ऑफ कैंपस जनरेट होता है। श्रीनगर में जो सैलाब है वो श्रीनगर में नहीं जनरेट होता है, सैलाब कहीं और से जनरेट होता है, कैचमेंट्स में जनरेट होता है। जो जिस प्रेजेंटेशन का हवाला आप दे रहे हैं, अगर वो स्लाइड कभी आप चला पाएं, आप देखेंगे कि इस पानी कहाँ से जमा होता है। देखिए जैसे अभी एजाज साहब ने फरमाया, ये जो 2014 का फ्लड था, इट वाज एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम फ्लड्स। ये फ्लड वंस अ सेंचुरी आता है, मगर आज 12 घंटे 14 घंटे की बारिश से भी हमें बड़े इलाके इनंडेट हो गए, जिनको कैचमेंट ट्रीटमेंट से बड़ी हद तक रोका जा सकता था। वी हैव फॉरगॉटन अबाउट कैचमेंट। वी वरी कि साहब पानी घुस गया रखियारत में, पानी श्रीनगर में आ गया। ये सोच नहीं रहे कि पानी आया कहाँ से, क्योंकि जो इनका कैचमेंट है, जो ऑफ कैंपस है, जो 24 के करीब नाले हैं यहाँ जहलम को जो फीड करते हैं, जो फ्लड जनरेट करते हैं, उनका जो सॉइल है वो टोटली डिग्रेड हो जाए। आम किस्म के फ्लड आप बड़ी हद तक रोक सकते, दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक इंजीनियरिंग पॉइंट से देख के हम असली बातों को भूल गए हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। एक तबाही तो वो है। दूसरा, फिर फ्लड कहाँ जाता है, फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को रेफर करूंगा। फ्लड वहीं पानी वहीं जाता है जहाँ हमेशा जाता था। पहले इनको फ्लड वहां पर सर, ये हमारे पास एक कंपैरिजन है 1911 और 1921 का, 2011 का। उस कंपैरिजन में पता चल रहा है कि ये जो 60% ऑफ द डेवास्टेशन यहाँ हुआ, ये उन्हीं एरियाज में हुआ। आपका सेक्रेटरीट जितना भी स्ट्रेटेजिक एसेट हमारी स्टेट का कश्मीर का था, वो पानी में बह गया 2014 के फ्लड में, क्योंकि अक्सर एसेट फ्लड प्रोन एरिया में डेवलप किए हमने। बहरहाल ये तो एक बात हुई। दूसरा, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, वो कश्मीर अर्थक्वेक के जोन 5 में आता है। ये और पोस्ट अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन तो ठीक है, असल प्रॉब्लम जो है ये ट्रीट करनी है जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं। अर्थक्वेक के बारे में कहा जाता है अर्थक्वेक डज नॉट किल, इट इज द कंक्रीट व्हिच किल्स। मतलब बिल्डिंग मार जाती है, बोंचाल नहीं मारता। अगर आपकी बिल्डिंग गलत तरीके से बनी है, वो आपको मार देगी। और ये फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक्सट्रीम अर्थक्वेक की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थक्वेक की बात करें जो मैनेजेबल है। वहां भी यहाँ बिल्डिंग कोड कभी कभी सोचा भी गया, डिस्कस भी हमारे साथ भी हुआ कि बिल्डिंग कोड्स ऐसे होने चाहिए कि रेट्रोफिटेड मकान, कुछ खास खर्चा नहीं बढ़ता, अर्थक्वेक से एक सिक्योरिटी आ जाती है। ये चीजें किताबों में रह गई, बनाते वक्त कोई एनफोर्स नहीं करता। और दूसरी मुसीबत ये है कि हमने देखा खासकर अर्थक्वेक भी कोई यहाँ अचंभा नहीं होता। हमने 2005 का अर्थक्वेक देखा जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और तबाही भी बड़ी हद तक हुई। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा ऐसा अंदाज होते हैं इससे। उसमें वजह ये है कि वो बिल्डिंग कॉस्ट को गलत जगह पर बचा लेते हैं। लूज कंक्रीट होता है। ट्रेनिंग उसके बाद शुरू हुई, पता नहीं किन को हमने ट्रेन किया, वो लोग कहाँ गए, कौन मकान बना रहे हैं। तो इसमें रेगुलेटरी एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है अगर आपने जानें बचानी है, और अगर हम ये ख्याल कर रहे हैं कि हमें आबादियों को बचाना है। ये एक ऐसा मसला है जो डिजास्टर के वक्त ट्रीट नहीं होगा, ये बड़ी गलतफहमी है। डिजास्टर बहरहाल डिजास्टर ही होना ही होना है। ये ट्रीट प्री डिजास्टर, प्री डिजास्टर में ये होता है जब आप मकान बनाते हैं उस वक्त आपको सोचना है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है कि नहीं। फ्लड प्लेन्स में अगर कैचमेंट को आपने डिग्रेड किया, डेवास्टेट किया, फिर बताते हैं कि पानी जी शहर में आ जाता है, शहर में तो आएगा ही। दूसरा, श्रीनगर में ज्यादा तबाही इसलिए होती है, ये जो झेलम रिवर बेसिन है उसमें वाइडेस्ट एरिया, सबसे चौड़ा एरिया जो है शहर श्रीनगर, इसलिए चूंकि ज्यादा चौड़ा एरिया है इसलिए ज्यादा फ्लड फैल जाता है और पानी फैल जाता है, और पानी से तमीनात खराब हो जाते हैं, जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ नहीं होगा। ये शोर शराबा ठीक है, फ्लड या अर्थक्वेक के वक्त होता है। हमने आज सोचना है जब हालात नॉर्मल, तब इसको हम ट्रीट करेंगे। हमारी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस बहुत कम है। एक नंबर 2, ये जो प्लानिंग टूल्स हमारे पास हैं,
स्टडीज हमारे पास है, हम उनसे राइट कंक्लूजन्स ड्रा नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने अभी वर्ल्ड बैंक का इशू किया, मैं भी वो स्टडी देख रहा था, आई हैव सम इश्यूज विद दैट। उसने कश्मीर श्रीनगर क्या जो सबसे बड़ा फ्लड प्रोन एरिया किया है, इसको उन्होंने मीडियम जोन में डाल दिया है। जम्मू पहाड़ी इलाका है उसको पता नहीं कहां से क्या क्या डेटा जनरेट। एजाज साहब, सलीम साहब एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एजाज साहब, करे कौन? सवाल यही, रिसर्च हुई, प्रोजेक्ट्स आए, आपने भी बात की, आप लिखते रहे, सलीम साहब ने भी काम किया, लेकिन सवाल वही कि करे कौन? ये मैनेजमेंट, अगर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ जो 2030 में ख़त्म होना है, मेरे ख्याल से उसका जो ये था 2015 से 2030 में ख़त्म होना है, अब करे कौन? अब करना तो इसको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का इशू इसमें है। सलीम साहब ने कैचमेंट की बात की, तो कैचमेंट की बात जो है, और जहाँ तक एफॉरेस्टेशन का ताल्लुक है उसमें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करना है। और फिर जो लैंड यूज चेंज हो रहा है हमारे कैचमेंट एरिया में, जहाँ खेती बाड़ी भी हो रही है और मकान भी बन रहे हैं, उस चीज को रोकने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि वो इसको देखें। और जहाँ तक फिर जेएलएम का अपना काम है, तो उसमें जब तक हॉलिस्टिकली उसका फ्लड प्रोटेक्शन का जो प्रोजेक्ट है, जिसका अभी डीपीआर ही बना है, अप्रूव नहीं हुआ है, ना उस पर काम शुरू हुआ है, हॉलिस्टिकली जब उसके ऊपर काम होगा तभी हम जाके कह सकते हैं कि हमने फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो बना लिए हैं। अभी जो हमारे फेज 1 और फेज 2 के ये प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट के चल रहे हैं, वो तो ये है कि कहीं आपके बंड्स वीक हैं, कहीं आपके ब्रीच साइट्स हैं, कहीं आप अप्रहेंड करते हैं कि ये बह जाएगा, यहाँ से नाला डाइवर्ट कर जाएगा, उन जगहों को ठीक करने के लिए वो लोग करते हैं। लेकिन कैचमेंट वगैरह के लिए उसका कोई उसमें नहीं है, बल्कि कुछ डेवलपमेंटल के काम भी उसमें होते हैं, फेंसिंग के काम किए जाते हैं, बाकी काम किए जाते हैं। तो जब तक असली जो फ्लड रिकवरी का प्रोजेक्ट है, जो कि ERA हमारा जो एरा है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एरा का, उसमें जब तक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी का, जब तक उसमें वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट न हो तब तक कुछ नहीं होगा। अब अभी आज डीपीआर बना, डीपीआर जब तक पूरा प्रोजेक्ट ना हो, एजाज साहब हमारे नुमाइंदे हैं, कल वो पूरे इलाके में थे बिमना के, आबिद हुसैन। आबिद, जरा बताइएगा कि इंसानी मुदाखलत कितनी है, इंक्रोचमेंट का भी एक बड़ा असर है, हमने आफात को खुद भी बुलाया है, कई आफात को, उस पर जरा बात कीजिएगा कि किस तरह की इंक्रोचमेंट्स इन इलाकों में हुई है, और जो सरकारी काम था, जो बांध बांधने का, बंड्स का काम था जो पहले फेज में था, उस पे क्या काम हुआ है? शबीर, हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताएंगे। पहले जो नदी है जिसका कल बांध टूटा है, वो उस नदी से तो इलाके को कभी खतरा नहीं था सैलाब का। सैलाब जब आता था तो दूसरे साइड से जब झेलम का पानी आता था वो चढ़ता था बिमना में। जो नहर का पानी था, ये रखियारत जहां पे अभी बनी है इसमें वो जम हो जाता था, लेकिन सरकारी प्लान है, रखियारत में बस्ती लाई गई, डल डीलर्स को डल से लाया गया और फिर इसी रखियारत में इनको रखा गया। ये रखियारत एक तो बिमना के जो अवाम हैं उनके लिए रोजगार का भी जरिया था, चूंकि काफी सारा धान की फसल इसमें उगती थी, और साथ ही जब भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती तो पानी इस रखियारत में चला जाता था। लेकिन अब उसमें मतलब वेटलैंड नहीं था, वेटलैंड जैसा ही था, तो इसमें पानी जम हो जाता था, और जब पानी नहीं होता था तब इसमें धान की फसल उगती थी। उसके बाद जो कल बांध टूटी है, उसमें जब 2014 का सैलाब आया, उसके बाद बांध को ठीक करना था। उसके बाद पेड़ थे उस पे जिससे वो बांध बंद थे, मजबूती से पकड़ थी बांध की, वो तो काट दिए गए। सरकार ने कहा कि बांध को ठीक करेंगे, जो पेड़ थे वो काटे गए, लेकिन उसके बाद जो कमजोरी थी वो नहीं निकाली गई। बांध जहां पे ठीक करने थे वहां पे कम तवज्जो दी गई, और कल जो नतीजा आपने देखा, तस्वीरें आपने देखी होंगी कैसे बांध अचानक से टूट गया, और जो बस्ती कल इसके जद में आई वो उसमें कभी सैलाब का कोई खतरा ही नहीं था। और वो मकान हमने सुबह भी देखा आज, हालांकि इंतजामिया भी वहां पे गई, काफी सारी तबाही है। और जो ये पानी है ये भी सारा रखियारत में चला गया। तस्वीर तो आप देख रहे हैं रखियारत में क्या हाल है। रखियारत जो वहां पे लोग हैं
काफ़ी नाराज़ है, इंतज़ामिया से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हमने कई मरतबा इंतबा भी दी LCMA को कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये काफी रखारत वाला मकानात मामला है, कई सालों से चल रहा है, हम भी मुसलसल इस पे काम कर रहे हैं। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने जिक्र किया कि सरकारी इमारत तमाम की तमाम भिमना पहुंचाई गई, कई मंसूबे हैं, आपने भी कई बार बात की होगी। क्या जो हमारे लोग जो मंसूबे बनाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स देते हैं, आखिर हुआ क्या कि एक होलिस्टिकली जिसे हम कहते हैं कि एक साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम हो, वो क्यों नहीं हो पाता? आप भी तो बात रखते हैं। हमारी प्लानिंग जो है हमारी, इसमें एक बुनियादी, मैं फ्लॉ तो नहीं कहूँगा, ये खामी वो ये कि हमारी यादाश्त नहीं है, मेमोरीज नहीं है। यहाँ किसी वजह से 20-25 साल तक सैलाब बिल्कुल नहीं आया, 30 साल तक सैलाब नहीं आया, मेजर सैलाब। तो हमने ये सोचा कि अब सैलाब बिल्कुल नहीं आएगा, ये प्रिज्यूम किया हमने और इन लैंड्स को अप्रोप्रिएट किया। अब देखिए, बिमना भी जो कॉलोनी है, अब एक पहलू सैलाब का है, यहाँ सबसे बड़ा मसला ड्रेनेज का भी है। जो फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग श्रीनगर में, बिमना रख अर्थ एक फ्लड सिंक भी था, बिमना का पानी वहां चला जाता था। बिमना बाय इटसेल्फ एक फ्लड सिंक था। वो करनगर वाला एरिया जो है वो आजकल जो हमेशा डूब जाता है, उसके बाद श्रीनगर चूंचपुल से आगे जितना भी एरिया है फ्लड हो रहा है, इसलिए कि हमने नेचुरल ग्रेडियंट्स को कंप्रोमाइज किया। जब नेचुरल ग्रेडियंट कंप्रोमाइज हुआ, बिल्ट हुआ, तो पानी को निकास का रास्ता हमने बन किया। इस सीधा सा सवाल है जो आपने अब ये सवाल पूछा कि हुआ क्या, हुआ ये कि हमारी मेमोरी से फ्लड निकल चुका था। अगर हमारी मेमोरी से फ्लड नहीं निकल चुका होता तो हमारा आज का सेक्रेटेरिएट फ्लड प्रोन एरिया में नहीं होता। 2014 के कुछ लेसन ये हैं कि मफलूज हो गई, जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजिक एसेट हमारे खत्म हो गए। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई भी कोशिश की कि एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरा, जो कॉलोनीज हमारी बन जाती हैं, चूंकि रखे अर्थ अवेलेबल है, इसलिए उस पर कब्जा कर लो, कब्जा करके उन बेचारे लोगों को जिनको हमने डिसलोकेट किया रिहेबिलिटेट करो, ये सोचे बगैर कि रखे अर्थ कितना सेफ है। तो यहाँ सेफ्टी असेसमेंट एरियाज की बहरहाल होनी चाहिए। ये भी है कि कश्मीर जो है ये लैंड स्केर्स एरिया है, जमीन कम है, मगर प्लानर ने हमेशा आसान सा रास्ता देखा, जहां तक उसकी नजर चलेगी उसने उसी जमीन को अप्रोप्रिएट किया। तो ये डिजास्टर्स ऐसे ट्रीट नहीं होते बहसों में और कागजों पर। डिजास्टर्स के लिए आपको 100 साल की मेमोरी लेके चलता है, तब आप कामयाब हो जाएंगे। अगर वो नहीं आप करेंगे तो ये जो ट्रीटमेंट हम करेंगे ये पैच वर्क की हद तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं चलेगा जो भी आप करें। और मैं नहीं देख रहा हूँ जितनी रिक्वायरमेंट है, नॉट दैट नहीं कर रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है प्लानिंग डेप्थ की वो इसमें चली गई है, जो भी प्लान आजकल बन रहे हैं। एजाज साहब, वक्त ज्यादा नहीं है, आपसे जानना चाहूंगा अब रास्ता क्या, क्योंकि हमने कई चीजें देखी जो नहीं हुई। इस वक्त में, इस तारीख में क्या हो सकता है? हमने ये भी देखा कि SDA की बिल्डिंग जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है, हेड ऑफिस, उसी बिमना में है जो वेटलैंड थी। हमने कई सारे वेटलैंड गायब होते देखे जहां पे सैलाब का पानी बह जाता था। अब रास्ता क्या? देखें, वेटलैंड्स तो ये जो आप रखे अर्थ का जो वेटलैंड है, ये सैटेलाइट वेटलैंड था होकर सर के लिए भी, शालबुक सब कनेक्टेड वेटलैंड्स हैं, इंटरकनेक्टिविटी है इनकी। लेकिन अब बिमना की आप बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट भी वहां बना और वो भी फिर वेटलैंड एरिया था। हमारा नेशनल हाईवे बाईपास बना, वो भी वेटलैंड एरिया में बना, और जितनी भी बिल्डिंग्स वहां हज हाउस वगैरह आई वो सब वेटलैंड ही था। तो जो प्लानिंग बता रहे हैं सलीम साहब, ये प्लानिंग तो प्लानर्स का काम है और उसमें उनको देखना है। अब हमारे मास्टर प्लान जो बनते हैं, हमारे पहले एक मास्टर प्लान बनता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि साहब जो हमने रेस्ट्रिक्टेड एरियाज रखे थे वहाँ एनक्रोचमेंट हो गई, वहाँ मकान बन गए, तो नेक्स्ट मास्टर प्लान में उसको रेजिडेंशियल कर दिया जाता है। कितने ही मास्टर प्लान बने हैं, लेकिन अभी तक इन मास्टर प्लानों को कांस्टेंट नहीं रखा गया, चेंजेस होती रही जैसे कि आबादी बढ़ती गई, और कोई प्लानिंग के हिसाब से वो जो चीजें हैं वो नहीं बन पाई। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी इस चीज को मद्देनजर रख के अब जो हुआ है और जो हो रहा है, इसको देख के हमको एतराज करना है इस चीज से कि हम जहां तक हमारे एब्जॉर्प्शन जोन्स हैं वेटलैंड्स के,
वहाँ कोई हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना करें। और दूसरा ये कि जितनी भी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है फ्लड को रोकने की, फ्लड अगर आए तो उसकी वो मेंटेनेंस करने की, और फ्लड ड्यूटी के चार्ट्स बनाए हुए हैं, उसमें मॉक ड्रिल्स करने की, ये सब चीजें जो हैं बहुत जरूरी है। हमें उस वक्त याद आता है जब बारिश पड़ी और फ्लड आया, कहीं बांध टूटा, उस वक्त हम फिर फ्लड में बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन 2014 से अभी तक काफी वक्त गुजर गया। 2014 से आज तक के वक्त में कोई खास काम नहीं हो पाया। कैरेज कैपेसिटी ऑफ झेलम, जिसको बारहा कहा जाता है कि साहब हमने इसको बढ़ाया है, मुझे नहीं दिखती ये बढ़ा है। फ्लड स्पिल चैनल जो है वो भी अभी तक पूरी तरीके से बाजियाब नहीं है कि उसमें से फ्लड फ्लो जो है उसको बाईपास किया जाए। तो अगर इसी तरह सुस्त रफ्तार से ये काम चलते रहे तो फिर बहुत मुश्किल है इन चीजों को कंट्रोल करना। हाँ, प्रायोरिटाइज करने हैं, इसमें ये देखना है कि साहब जहाँ आबादी है उनको बचाया जाए, और उसके लिए जो भी इनको कंटीजेंसी प्लान बनाना है वो बना के उस पर सूरत से बहुत जल्दी काम होना चाहिए, और काम में तासीर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट रुका पड़ा है उसको बाजियाब करें। एजाज साहब, वक्त कम है, बातें बहुत है, मौजू बहुत बड़ा है, इस पे आगे भी हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के मौजू में इतना ही। ज़रूरी यह है कि हम एक मनसूबा बंद तरीके से काम करें, और जो कुदरती आफात हैं इनको कुदरत के साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुदरती आफात का जो असर है उसको कम कर सकते हैं। इसके लिए मनसूबा साजी ज़रूरी है, और साथ में आवाम का भी एक बड़ा रोल है कि हम, जैसा कि दोनों मेहमानान ने बताया, कि हमारा अपना भी एक रोल है जो हमें अदा करना चाहिए, और जो हम इस वक्त कर रहे हैं वो हम वही कर रहे हैं। सलीम साहब आपका शुक्रिया, एजाज रसूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। आज के जेके खास में इतना ही, फिर एक मौजू के साथ हाजिर होंगे। बातें और भी होंगी, कई सारे मौजू हैं जिन पे बातें होंगी। आज के लिए शुक्रिया।